जिस तरह सोचा था एक इसे ओपन माइक रखने का, वैसा जो तो नहीं रहा, लेकिन इसको हम लोगों ने धीरे धीरे और इजाद किया। और एक हम लोगों ने सोचा था कि इस संडे को ही रखते हैं, क्योंकि लोग इस दिन छुट्टी मिलती है तो लोग आ सकेंगे। कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ और परफॉर्मेंसेस थी वो नहीं आ पाए। हो सकता है कि हमारे नेक्स्ट एपिसोड में जैसे हम आगे बढ़ते जाएं वो लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, और ये एक सिलसिला, ये कारवां आगे चलता जाएगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं सुनील मिश्रा और चंद्र प्रकाश जी के लिए। हमारे एक और साथी हैं जिनका लगातार इसमें योगदान रहा है और वो पीछे ही रहे हैं, और अब वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपसे बातें करेंगे। मैं एक बार बुलाना चाहूँगा मनीष जी को। मनीष जी आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, बहुत ही इंटरटेनिंग है। हम लोगों के बीच में अगर कभी मजाक करना होता है तो ये सबसे वो टॉप इंटरटेनर होते हैं। प्लीज वेलकम मनीष जी। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरा मनीष है और मैं सुनील मिश्रा का मैं बचपन का दोस्त हूँ। ये हमारे नए मित्र बने हैं, लेकिन जब से बने हैं लगता है कि काफ़ी मतलब सालों का याराना है। चंद्र प्रकाश है जो मेरा वही बचपन का दोस्त है, तो जब से ये आइडिया आया, स्टार्ट हुआ, मैंने उससे शेयर किया कि भाई ऐसा ऐसा करना है। कोइंसिडेंटली वो मेरे रूम पार्टनर भी रहे हैं, अभी भी है, तो मैंने बोला कि ठीक है करते हैं। उसके बाद से मेरा जो योगदान है यहाँ पर है, छोटा सा ही है बट है यहाँ पर ये। तो फिर जब उसके बाद से क्या हुआ, उन्होंने बोला जब ये सारी चीज़ें हो रही थी अरेंजमेंट, तो मुझे बोला गया कि सारा कोऑर्डिनेशन करने के लिए। फिर इन्होंने मेरा भी नाम डाल दिया, ठीक है। बोला कि ठीक है देख लेंगे, बोलेंगे। फिर इन्होंने पूछा मुझसे इससे पहले कि तुम बोलोगे क्या? बोला भाई ये बोलेंगे क्या है तुमको नहीं पता है, लेकिन एक बात बोलेंगे क्या। तो अभी मेरी शादी हो गई है, ठीक है, और मेरी छोटी सी बच्ची भी है, ठीक है, बहुत प्यारी सी है। तो जब मेरी शादी नहीं हुई तो आपस में से दोस्त बात करते हैं कि भाई क्या तुम्हारा कब शादी करोगे, सबका रहता है कब शादी करोगे। और जब शादी जब लग जाती है, ठीक है, तब ज़्यादा दोस्त यार मजाक करते हैं कि भाई क्या कैसा फील होता है। तो जब शादी करके मैं वापस चला आया तो पूछा कैसा लगता है भाई तुम्हें, तब बोलेगा भाई लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल मैं बताऊंगा जो हमारे बिहार में जो शादियाँ होती है, ठीक है, और उसमें क्या सिनारियो होता है। एक दूल्हा जब जाता है शादी करने के लिए तो सिनारियो क्या होता है, हम बोले कि आप इसी फेज से गुजरिएगा। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आप सोचिएगा बहुत ऐसा होगा वैसा होगा, मैं जाऊँगा सेहरा बांध के, ठीक है, और गर्दा उड़ा दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप तो गिफ्ट दे दीजिएगा। और जितने भी हमारे अनमैरिड दोस्त हैं सबके साथ यही होता है, ठीक है। तब मैंने बोला ओवरऑल समझिए कि दूल्हा जो होता है बिहार में, ठीक है, खासकर बिहार में, हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ठीक है। अभी तो कॉन्सेप्ट हो गया है कि भाई हमारे घर से शादियाँ हो रही है, तो जैसा हम पहले देखा करते थे वो चीज़ें रीति रिवाजें नहीं फॉलो की जाती है। ठीक, हमारे यहाँ मेरा था कि भाई जब शादी करूंगा तो मैं पूरा रीति रिवाज से करूंगा। तो दूल्हा जो होता है वो एक दिन का राजा होता है, ठीक है, चाहे वो कितना भी गरीब घर से हो, ठीक है, कितना भी गरीब हो, जब वो जाएगा किसी गाँव में बारात लेके तो एक दिन का राजा होता है। जब वो जाता है तो उस दिन सब लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, पानी लेकर दौड़ेंगे। दूल्हा अगर बैठा है उसको प्यास लग गया तो पानी बोलेगा 10 लोग दौड़ के आएगा, हाँ लाओ दूल्हा का मेहमान है, ठीक है। भले वो 4-5 दिन पहले, 1 महीना पहले से गाँव में पिटाया आज उस दिन में है तो पूरा मेहमान है, ठीक है, हर कोई उसको मतलब इज्जत दे रहा है, उसका अवगत कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस दिन पूरा राजा होता है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे दिक्कत ये होता है कि हम लोग जो शादियों में जाते हैं, तो मैंने बताया मेरा एक्सपीरियंस होता है कि भाई सबसे बड़ा शेरवानी पहनना। शेरवानी ऐसी चीज है उसमें क्या होता है कि भाई कि हम लोग पहली बार पहनते हैं, कभी ट्राई कभी किया नहीं। अब शेरवानी में दिक्कत क्या है कि उसमें नाड़ा बांधना पड़ता है, ठीक है, और खुलने का डर रहता है। दिक्कत ये मेरी शादी में दिक्कत क्या हुई कि जस्ट मेरी जब शादी लगी थी, बारात जाने के 10-15 रील तो हम लोग स्क्रॉल करते हैं, तो उसी समय मैंने वो रील देख लिया वायरल कि एक लड़का का पजामा खुल जाता है, मेरा खराब हो गया कि भाई मेरा नाम। खैर बना रहा। जब मैं टेस्ट करने के लिए गया, जब मैं वहाँ पर दुकान पे, तो मैंने पूरा अच्छे से बांध के देख लिया। फाइनली जब शादी के लिए हम गए तो मैंने उसको बहुत अच्छे से बांध लिया, गिरे ना, लेकिन दिमाग में साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट पड़ जाता है कि नहीं मैं गिर ही जाएगा, कसम से बता रही है रहेगा, ठीक है, बार बार बांधना। लेकिन दिक्कत ये कि बार बार बांधे कैसे, एक बार जब हम चले गए तो वहाँ पर भाई हम बांधे कैसे, पागल है, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा इधर देख रहा है आदमी तभी का पागल है, सारे गाँव के लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है, और चुपचाप ऐसे सीरियस रहना। तो खैर में गया तो मैंने बोला सर मुझे वॉशरूम जाना है, जब जन्माशा होता है तो जन्माशा में गया, तो वॉशरूम जाना गया, पहले से फिर उठाया तो मैंने
अच्छे से बांध दिया, ठीक है, कि भाई गिरे नहीं। मुझे सबसे बड़ा डर वही था। ठीक, खैर बारात गई, फिर वही चीज हुआ कि मुझे उठा के ले गए वहाँ पर शादी के लिए। अब वहाँ आ जाता है क्या, फोटोग्राफी का, ठीक है। और फोटोग्राफी जब आती है तो भाई हमारे चाचा चाची बहुत सारे गेस्ट आए हुए साथ आए होते हैं, तो उसमें क्या नाराजगी हो जाती है, किसी का फोटो नहीं होता है। अभी मेरी शादी हुई थी तो वो लोग बदला निकाले, क्योंकि मैंने शादी में उन लोग फोटो लेट से कराया था मेरे अंकल का, और उन्होंने क्या किया, हमें बाद में बुलाया, ठीक है। तो ये भी चीजें होती हैं, तो हर किसी को हम लोग खुश नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो फाइनली इसमें क्या होता है कि जब आप बैठते हैं अच्छा इसमें एक चीज ये भी आता है कि जब हम बैठते हैं तो हमारी नजर सीधे रहती है, बाकी सबका नजर क्या रहता है, दूल्हे पे ही रहेगा, भाई कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। और जरा सा नजर घुमा के देखेगा ऐसे तो उसको पता चलता है कि हो रहा है। मेरी जो पत्नी है वो मेरी एक तरह से प्रेमिका भी रही है। ये है, और बहुत मतलब अपने आप को लकी मानता हूँ, उनसे मेरी शादी हुई है। मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि स्त्रियाँ जो होती हैं उनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं इस पे भी आऊँगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब हमने प्लान कर रखा था कि आप जब आओगे तो मैं उस छत से देखूंगी, ठीक है, और आप मुझे देखना। मैंने मेरा भांजा भी आया, मैंने बोल कर रखा था मोबाइल देखे, भाई तुम शॉट ले रहे हैं, ठीक है, रील में डालेंगे, रील का जमाना चल रहा है, ठीक है। बैठ गया मैं, उसके बाद से जब मुझे लगा कि अब देख रहे हैं वही हो गया। मैंने देखा ऊपर में, तो देखा कि 50 गुड़िया लोग ऐसे उसने वो जगह कहाँ से पूछेगा, ऊपर तो है वो तो है कि लड़का है छिछोरा साला ये देखा था लड़की से मार पड़ जाएगा। गांव में सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि मार जल्दी पड़ता है, मार पड़ जाएगा। दूल्हा को मार पड़े ना पड़े, लेकिन उसे बाराती को मार जरूर पड़ेगा, ठीक है। दुल्हावा देखा था, ठीक है, क्योंकि बारात गांव में दिक्कत क्या है ना कि गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन गांव में एक ये भी चीज कॉमन है, आप मानिए ना मानिए, चाहे आप फील करेंगे कि मारपीट करने बहुत आगे रहते हैं। बगल का घर वाला ही है, पानी दौड़ दौड़ के चला रहा है, पूरी दे के चला रहा है, लेकिन जब देखे पता चले कि दूल्हा देख रहा है या बाराती वाला को उदंडता से पेश आया है तो मार पहले करेगा। मैंने देखा तो बहुत सारी लड़कियां भी थी और खासकर बूढ़ी महिलाएं भी थी, तो वो ऐसे देख रहे थे। हम देखे थे, वो ऐसे कर लिए। अब मेरी वाइफ वहीं पे थी, बाद में शादी बोला कि आपने तो देखा नहीं, मैंने देखा। हम बोले कि भाई देखते कि हम लाख जूता खाते हैं। पिताजी सामने ही थे, ठीक है, क्योंकि सारी जीवन उनको लगा कि मेरा बेटा बहुत अच्छे से रहा है, कभी ऐसा कुछ मतलब गड़बड़ चीजों में नहीं रहा है, तो ये रहा है। खैर फाइनली शादी हो गई, अब हमारी एक पुत्री भी है, तो फाइनली नाड़ा नहीं ये पीछे बना रहता है। अब जब शादी हो गई तो उसके बाद से जब आया तो फिर ये उन्हें पूछा कि कैसा रहता है शादी के बाद से, क्या माहौल रहता है। हम बोले कि देखो भाई, जो स्टीरियोटाइप चला आ रहा है कि शादी के बाद से ऐसा होता है कि कुछ दिन अच्छा रहता है, बाद में खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। आज करीब 2.5 साल हो गए, 2.5 साल कैसे बोलूं मैं, कंफर्म याद नहीं है, यही है कि देख लेंगे कि बाद में तो बोलेंगे कि भाई याद नहीं, वीडियो नहीं दिखाएगा। 2.5 साल हो गया। ये है, मैंने बोला बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। ये सभी के लिए एक मैसेज है, शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि एक यज्ञ होता है शादी, ठीक है। जब लड़की जब आपके घर पर आ जाती है तो एक जिम्मेवारी भी हो जाती है, और पत्नी जो होती है वो आपको आपकी पत्नी वो पार्वती के रूप में उसको देखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में यही है, लक्ष्मी जी पार्वती जी उस रूप में देखते हैं। अगर आप उस रूप में देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसको उस रूप में पाएंगे। और मेरा ये भी मानना है कि इस पूरे सृष्टि में अगर सबसे ताकतवर कोई चीज है तो 2 चीज है, पहला एक नारी है, दूसरा पानी है। पानी जब अपने पे आ जाता है तो सुनामी लाएगा, कोई भी कितनी भी बड़ी चीजें आप बना ले उसको बहा के ले जाएगा, उसको तबाह कर देगा। नारी जो होती है उसके अंदर इतना महत्व होता है, इतनी ताकत होती है कि एक बच्चे को जन्म देती है। अगर उसको कोई मेल पर्सन उसको फील करे तो मुझे नहीं लगता वो सर्वाइव कर पाएगा, ये है, बट वो सर्वाइव करती है। और 1 नहीं 2 नहीं 4 पहले तो 10-10 होता था। खैर फैमिली प्लानिंग आ गया तो 2-3 चल जाता है, लेकिन पहले ये 10-10 हो जाता था। लेकिन बात यही आती है वो कैसे हो जाए, इसलिए कि भगवान ने उनको ऐसा बना के दिया है। आप जब तक उनकी इज्जत नहीं करेंगे, उनको पूजा नहीं करेंगे, मैं पूजा करता हूँ और उनका नाम पूजा भी है, ठीक है, तो उस जरिए मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी जो पत्नी होती है या समाज में कोई भी महिला है, सबका इज्जत करिए, क्योंकि वो सृष्टि की जननी भी एक तरह से उन्हीं सारी चीजें निकल कर आई हैं, ये मेरा मानना है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। रही बात जैसे कि ये ओपन माइक का कॉन्सेप्ट चल गया है, ठीक है, ओपन माइक कुछ नया नहीं है, ये बहुत पहले से होते आ रहा है।
जैसे कि ये सब गांव से, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि शून्य से स्टार्ट है, सारी चीजें गोल घूम के ही आती है। आप देखेंगे चाहे आपका वो अटायर हो, कोई भी फैशन हो, लाइक जैसे कि पहले बेल बटन चला, फिर नेरो आ गया, फिर वापस उसी पे मूव करते हैं। ओपन माइक का कॉन्सेप्ट जो हमारे गांव में चलता था, बूढ़ा लोग बैठ जाएगा चौपाल पे, ठीक है ना, खैनी बन रहा है, रगड़ रहा है, और उसके बाद से क्या हो, फिर बात चल रहा है, उसी में कोई गाना गा रहा है, कोई बिरहा गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, फिर वो चीज कॉन्सेप्ट एक मॉडर्न तरीके से हम लोग ओपन माइक लेते हैं। लेकिन हाँ, सभी चीजें इवॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो चीजें बहुत पीछे छूट गया है। अब उस समय सोशल मीडिया का जमाना था नहीं, तो गाँव चीज गाँव में रह गया है। तो हमें क्या है, इस जो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, इसके जरिए क्या है कि हमें अच्छे कंटेंट ये पेश करना। हमारा यही है कि ये जो चौपाल डायरी, ये सब अच्छे कंटेंट लाए, अच्छे क्रिएटर्स आए, और बिहार में जो छुपे टैलेंट है उनको दिखाया जाए। क्योंकि ये जो आपको बिहार हमारा है, इसमें बहुत टैलेंट बना है। स्टीरियोटाइप चला आ रहा है कि आईएएस है, आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो आज बॉलीवुड में बहुत नाम कमा रहे हैं। इनफैक्ट अब अंडरडॉग की बात आती है, एक अंडरडॉग नया आ गया है। अंडरडॉग हो गया है कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि छुपे हुए, जिनको लोग जानते भी नहीं हैं, वो बैठे हैं, चाहे वो पोइट्री में हो, चाहे अभी जैसे हमारे पास इतने सारे परफॉर्मेंस हुए। तो जब वीडियो जाएगा तो लोग जाने कि बिहार में ऐसे क्रिएटर्स हैं। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, भाई आप आए, आपने दिया मौका, और आप लोग को देख कर मुझे क्या हुआ कि आया अंदर में, भाई हम भी अपना बात शेयर करें। तो अगर आप उस जैसे आपने अगर बात सुना तो नाड़ा वाला जो है उसको टाइट रखिएगा कि आया मौका, ठीक है। इसी बात से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल डायरी ने मुझे यह मौका दिया है, और इससे पहले भी बहुत सारे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है। चौपाल डायरी का यह खास कार्यक्रम, जिसमें तमाम जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, उनको एक मंच प्रदान किया जा रहा है, जो अपने बातों को अपनी कविता के माध्यम से, अपने शायरी के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से जो है दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है चौपाल डायरी को। देखिए, मेरी जो कविता है वह बड़ी मार्मिक कविता है। इसमें एक बुजुर्ग महिला की वेदना साफ तौर पे झलक रही है। इस बुजुर्ग महिला को अपने बेटे से बात करनी है, लेकिन उसे फोन मिलाना नहीं आता। आप लोग भी अपने गांव में देखते होंगे कि कोई भी अगर बुजुर्ग महिला होती हैं, उनके हाथ में मोबाइल तो होता है, लेकिन उनको फोन करने नहीं आता है। अगर आप अपने घर जाते होंगे, अपने गांव जाते होंगे, तो वह आपके आसपास की जो बुजुर्ग महिला हैं वो आपके पास आती होंगी और कहती होंगी कि बाबू, मुझे थोड़ा सा फोन करना है, मेरे बेटे को फोन मिला दो। और ऐसा अमूमन देखा जाता है कि बड़े बुजुर्ग माता पिता को छोड़कर बच्चे जो हैं वह कमाने चले जाते हैं, लेकिन अपने माता पिता को भूल जाते हैं। वह हफ्तों सप्ताह भर लगा देते हैं, सप्ताह में एक बार उनका कॉल आता है चाहे नहीं भी आता है, और वह बुजुर्ग माता पिता जो हैं वह राह देखते रहते हैं कि उनके बच्चे का फोन आएगा, उनके बच्चे से उनकी बात होगी, उनके पोते पोतियों से उनकी बात होगी। देखिए, मैंने अपने गाँव में भी देखा है कि एक बुजुर्ग महिला जो है वह अपने वृद्धा पेंशन को अपने पोते पोतियों को भेजती थी। यानी कि अपने बेटे के अकाउंट में महज 400 रुपए जो वृद्धा पेंशन उसको मिलता था, उस वृद्धा पेंशन को अपने पोते पोतियों के चॉकलेट खाने के लिए वो भेज देती थी, और जैसे तैसे जो है अपना जीवन का गुजारा करती थी। उसके बेटे बोलते थे कि तुम माँ मुझे ये पैसे मत भेजो, लेकिन वह चाहती थी कि उसके द्वारा जो उसका जो पैसा है वो उसके पोते पोतियों के पास जाए, जो कभी गाँव नहीं आते हैं। इसी पर एक मार्मिक कविता है कि एक बेटे को फोन करना है, एक बुजुर्ग महिला को, लेकिन फोन मिलाना नहीं आता है। देखिए, कविता की जो पंक्तियां हैं उसका मैं शुरुआत करना हूं। इसके बोल हैं कि बेटे से बात करनी है, बेटे से बात करनी है, बाबू एक नंबर मिला दोगे, मिलाना नहीं आता, बेटे से बात करनी है, फोन लगाना नहीं आता। हर बात में उसी की बात करती है, हर बात में उसी की बात करती है, कहना है उसे, उसको मां बहुत याद करती है। मैं तो दर्द छुपा लेती हूं, मैं तो दर्द छुपा लेती हूं, उसे छुपाना नहीं आता, बेटे से बात करनी है, फोन लगाना नहीं आता। छुटकी भी पूछती है हमेशा, छुटकी भी पूछती है हमेशा, भैया राखी पर तो आएंगे ना। छुटकी भी पूछती है हमेशा कि भैया राखी पर तो आएंगे ना। सबके भैया कुछ ना कुछ लाते हैं, मेरे भैया भी तो लाएंगे ना। छोटी है ना, उसे अपना मन बहलाना नहीं आता, छोटी है ना, उसे अपना मन बहलाना नहीं आता, बेटे से बात करनी है, फोन लगाना नहीं आता। बहुत बड़ा बाबू है शहर का। देखिए, इस बुजुर्ग महिला की जो बेटे हैं वो बहुत बड़े बाबू हैं, और गांव में चर्चा है कि बहुत बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं,
बहुत पैसा है इनके पास। तो बहुत बड़ा बाबू है शहर का, व्यस्त रहता है, अब उसका फोन नहीं आता, अपने में ही मस्त रहता है। अब हालांकि बहुत बड़े बाबू हैं, लेकिन फोन अपने माता पिता को नहीं कर पाते हैं, वो इतने व्यस्त रहते हैं, कामकाज में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसको लेकर अपने माता पिता को फोन नहीं कर पाते हैं। उसकी माँ की वेदना साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे वो भूल गया है ना, जैसे वो भूल गया है ना, हमें भुलाना नहीं आता, बेटे से बात करनी है, फोन मिलाना नहीं आता। तो ये चंद पंक्तियां थी और बड़ी ही मार्मिक कविता है ये। और आप लोग भी ये तमाम चीजों को अपने आसपास देखते होंगे कि कैसे बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं। जो माता पिता एक छोटे पौधे की तरह अपने बच्चों को सींचते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, और उसके बाद वही बच्चे जो है अपने माता पिता को भूलकर विदेशों में शिफ्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मकान तो बना लेते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को वहां पर नहीं बुलाते हैं। उनके माँ बाप जो है ऐसे ही अपने बेटों के फोन कॉल्स का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। धन्यवाद। कितना मिनट हुआ? सबसे पहले चौपाल डायरी को थैंक यू सो मच, ये जो मौका मिला है। वैसे तो मैं कुछ काम से इधर आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि कुछ लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे, तो मैं लिखता तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है, जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ। और एक आर्टिस्ट का काम होता है, कुछ चीज़ें अच्छी लगे तो उसको आप अपने तरीके से, अपने फीलिंग्स के साथ उसको शेयर करना। तो कुछ लाइंस है जो मुझे अच्छा लगा, तो मेरे फ़ोन में था, तो मैं सोचा आज आप लोगों को शेयर कर दूं। और ये है एक लड़का, एक लड़की, या एक पति, एक पत्नी, आप जो भी समझ सको, एक दूसरे के बीच जो फीलिंग्स होती है, जब इंसान बहुत दूर होते हैं, जब लंबे लंबे टाइम तक मिल नहीं पाते हैं एक दूसरे से, तो वो सोचते हैं और मन में कुछ कुछ बातें सोचते हैं, उसको कुछ चंद लाइनों में, यानी कि कुछ छोटी छोटी लाइनों में यहाँ पे उसको बताया गया। तो चलिए कुछ मैं अपनी आवाज़ों में आप लोगों को सुनाता हूँ। सोच रहा हूँ आज कुछ खास लिखूं, सोच रहा हूँ आज कुछ खास लिखूं, अपने मन के सारे एहसास लिखूं, दिल के सागर में उमड़ते जज्बात लिखूं, दिल के सागर में उमड़ते जज्बात लिखूं, या तेरे बिन कैसा है मेरे हालात लिखूं, सम्मोहित करने वाले आज की मिठास लिखूं, सम्मोहित करने वाले आज की मिठास लिखूं, या तुम्हारे सारे जिंदगी, या तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताने की आस लिखूं, मिले तेरे गोद में मेरे सर को आधार लिखूं, मिले तेरे गोद में मेरे सर के सारे आधार लिखूं, या तेरी बाहों में अपना सर रखकर वो बात लिखूं, तुमको अपनी सर्वश्रेष्ठ अभिलाषा जैसा लिखूं, तुमको अपनी सर्वश्रेष्ठ अभिलाषा जैसा लिखूं, या अब तुम ही बताओ तुमको मैं कैसा लिखूं, तुमको मैं कैसा लिखूं। और ये फीलिंग्स है जो बहुत दूर है, वो अपने प्रेमिका के बारे में सोच रहे हैं, या अपने वाइफ के बारे में सोच रहे हैं, और सोचते हुए ये चंद लाइनें थी जो मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया। अच्छा लगा होगा, आई होप। और ये मेरा रैंडमली था, सो अगर नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो मैं इससे भी कुछ अच्छा लाऊंगा आप लोगों के सामने। थैंक यू सो मच, थैंक यू चौपाल डायरी। लेकिन समापन करने से पहले एक बार स्टेज पर जरूर बुलाना चाहूंगा जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट रखा, कि कैसे ये कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से इसकी शुरुआत करने का उनके पास ये सोच आया, कैसे उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक मंच जरूर होना चाहिए जहाँ हम सभी लोगों को बुला सके। सिर्फ ऐसा नहीं कि उनका टैलेंट ही, बातचीत कर सके हम। वही मैंने शुरुआत में जैसे कहा था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल को जब वायरल हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो हमारे बगल का लड़का था। तो उन्हीं सबके साथ हमें बातचीत करने का मौका मिले, बहुत सारी चीजें शेयर करनी है, बहुत सारी बातें करनी है उन लोगों के साथ। इससे पहले मैं सुनील मिश्रा और चंद्र प्रकाश को बुलाना चाहूंगा कि एक बार मंच पर जरूर आए और बिल्कुल हमें इस बारे में बताएं कि कैसे कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और आज ये मंच बनकर तैयार है। प्लीज वेलकम सुनील मिश्रा एंड चंद्र प्रकाश जी।
सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कम समय में यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है हम लोगों ने बहुत पहले से प्लान नहीं किया था। चौपाल डायरी की आप लोग बात सुन रहे हैं कि काफी समय से हम लोगों ने इसका प्लान कर रखा था, प्लान कर के काम भी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे क्या करना है, क्या विजन है, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर हम लोगों ने कोई ऐसा रोड मैप नहीं बनाया हुआ था। 2 से 3 दिन में ये सारे कार्यक्रम का अरेंजमेंट हुआ है और इसके लिए हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद के पात्र हैं। अभी तक जितने लोगों ने आपसे बात की, शायद चौपाल डायरी का विजन आपको बताया कि चौपाल डायरी है क्या, विजन क्या है, और मुझे लगता है कि बहुत सारी बात होती है जो हम किसी से कह पाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बात होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते हैं। तो सिंपल शब्दों में यही है कि जो अनकही बातें हैं हम यही करेंगे। आपके हो सकता है कि वो पर्सनल बात हो, आप किसी को संदेश देना चाहते हैं, बहुत ऐसी आपकी एक्सपीरियंस है जो आपसे कोई पूछता ही नहीं है। तो एक पंकज त्रिपाठी ने एक बात कही थी, रील्स भी हमेशा वायरल होता था कि जब कहने को बहुत कुछ था तो कोई हमें पूछता ही नहीं था, और आज हमें कहने को मन नहीं करता है तो हर कोई पूछता है। तो बात बस वही है कि हम जो है आपको वो मंच देंगे जहां अपनी बातों को कहें, और इस पूरे कार्यक्रम में सभी को मैं, जैसे पंकज जी को मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे कैमरामैन लाला जी को धन्यवाद दूंगा, चंद्र प्रकाश जी धन्यवाद के पात्र हैं। अभी आप जो है इतनी देर एंकरिंग सुनिए, माधव जी को आप धन्यवाद के पात्र हैं। इनका ज्वाइनिंग होने वाला है हैदराबाद में अभी 28 को, इस कार्यक्रम के लिए ही रुके हुए थे, नहीं तो ये अब तक निकल चुके होते हैदराबाद। और इसके अलावा भी मनीष जी जो पूरे अरेंजमेंट को उन्होंने मैनेज किया कम समय में, और सभी हम लोग, ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम लोग 24/7 हम लोग काम कर रहे थे। हम लोग इसके अलावा भी कई संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। जैसे मनीष है वो बैंक में काम कर रहा है, ज्योति जी है, ज्योति जी से मैं कई बार डिस्कशन करता था कि इसको लेकर किस तरीके का हम लोग प्लान रोड मैप करें, ये हमेशा मार्गदर्शन देती रहती हैं कि हम लोग इसको कैसे आगे लेकर जाए। पंकज जी हैं वो भी कहीं काम करते हैं, ज्योति जी हैं वो भी कहीं काम करती हैं, फिर भी उन समयों को निकालकर हम लोगों ने यहाँ समराइज किया, और समय थोड़ा लगा लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। और बहुत सारे मित्र हैं जो मुंबई में मेरे मित्र हैं, उनके कॉल आते हैं कि क्या बिहार में कहीं बैठने की जगह है क्या। तो शायद मुझे इस बात पर मुझे लगता था कि एक बिहार का जो स्टीरियोटाइप मानसिकता है वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जुड़ी हुई है कि हम लोग वो प्लेटफॉर्म ही नहीं तैयार कर रहे हैं, हम लोग बस न्यूज के पीछे भाग रहे हैं, नेताओं के पीछे भाग रहे हैं, बाइट के पीछे भाग रहे हैं। किसी के बयानों से किसी के जीवन में कुछ बदलाव नहीं होता है। आप जब तक जो है पंक्ति के सबसे पीछे जो खड़े हैं उनके विषय में आप जो है सबसे आगे लेकर बात नहीं करेंगे, तब तक पत्रकारिता का मैं महत्व नहीं समझता हूँ। और इन्हीं सब वे के साथ मैं जो है एक प्लेटफॉर्म आप लोगों की आशीर्वाद से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से पूरा भरपूर मेरा सहयोग मिलेगा। तो बस इन्हीं सब बातों के लिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश। जोरदार ताली हमारे सुनील मिश्रा जी के लिए है। बस एक वही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि मेरी जो गलतियां हुई हो उसे प्लीज नजरअंदाज कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मेरा ये पहला प्रयास था होस्ट करने का, सो थैंक यू सो मच। मैं चंद्र प्रकाश जी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। गाना हाँ गाने तो आते ही नहीं है, शायरी बोल दीजिए। शायरी नहीं आता। बेसिक कुछ जानकारी मैं दे दूं अपने बारे में। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। समाज के युवाओं को बढ़ाने का एक कार्य हम लोग हमेशा करते हैं, हम और हमारे मित्र, और हमेशा चाहते हैं कि बेहतरी की, समाज की बेहतरी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौपाल डायरी का हम लोग शुभारंभ किए हैं। बेहतरी का हमेशा शुभकामनाएं, सबसे अपेक्षाकृत रहेंगे हम लोग, और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और एक मार्गदर्शन हमेशा समाज को देने का हम लोग कार्य करेंगे। चौपाल डायरी इसी का नाम है।